नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रकाश सैनी आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम परावैद्युत पदार्थ एवं ध्रुवण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं और परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण किसे कहते हैं, इनके बारे में हम आज की क्लास में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस किसे कहते हैं। तो देखिए, ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, परंतु जब उन पदार्थों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वे पदार्थ विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसे पदार्थों को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अब ये विद्युत प्रभाव क्या होता है, इसको हम समझते हैं। देखिए, हमारे पास सपोज ये एक संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र, जिसकी ये प्लेट पॉजिटिव है और ये नेगेटिव प्लेट है। अब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E, यहां पर भी पूरा एक समान विद्युत क्षेत्र रहेगा। अब इस विद्युत क्षेत्र में अगर यहां पर कोई परावैद्युत पदार्थ हम रख देते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हम रख देते हैं, तो उस परावैद्युत पदार्थ के सिरों पर इस बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण एक प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है, इंड्यूस्ड चार्ज डेवलप हो जाता है। तो उसके कारण यहां पर ये वाला जो सिरा है ये पॉजिटिव हो जाता है यहां पर, और यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। अब इस पदार्थ के अंदर एक नया विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, प्लस से माइनस की ओर, उसकी डायरेक्शन इधर रहेगी, ई आई हम इसको कह देते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसकी डायरेक्शन जो होती है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के ऑपोजिट होती है, उसकी डायरेक्शन बाह्य विद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत होती है। अब ये जो विद्युत क्षेत्र होता है ये इस बाह्य विद्युत क्षेत्र का विरोध करता है, लेकिन इसका जो परिमाण है वो इसके परिमाण से कम होता है। जबकि चालक के अंदर क्या होता है कि जो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बाह्य विद्युत क्षेत्र के बराबर और विपरीत दिशा में हो जाता है, उसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है, चालक अगर है तो। लेकिन ये कैसा है, परावैद्युत पदार्थ है। तो परावैद्युत के अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है जो बाह्य विद्युत क्षेत्र का विरोध कर रहा है, लेकिन इसका परिमाण इसके परिमाण से कम होता है। तो इसको हम कहते हैं विद्युत प्रभाव। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर इस परावैद्युत पदार्थ में एक विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करता है, मतलब विद्युत प्रभाव का कि यहां इसके सिरों पर प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसको हम कहते हैं प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा। ये सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है। ठीक है, तो वापस एक बार मैं परिभाषा बोल रहा हूं परावैद्युत पदार्थ की। परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, लेकिन जब उन पदार्थों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उनके सिरों पर प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रेरित आवेश को हम विद्युत प्रभाव कह रहे हैं। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर वे विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो परावैद्युत पदार्थ एक तरह से कुचालक ही होते हैं। हमारे जितने भी कुचालक पदार्थ है वो सारे परावैद्युत पदार्थ होते हैं। परावैद्युत पदार्थों के अंदर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इस कारण उनमें करंट फ्लो नहीं होती है। तो ये था परावैद्युत पदार्थ। अब परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के परावैद्युत पदार्थ प्रकृति में होते हैं। तो यहां पर 2 टाइप कौन से हैं, पहला हम देखते हैं अध्रुवीय परावैद्युत, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, और दूसरा होता है ध्रुवीय परावैद्युत, पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अध्रुवीय परावैद्युत और ध्रुवीय परावैद्युत। तो 1 बाय 1 हम एक एक को पढ़ते हैं। तो देखो, अध्रुवीय परावैद्युत हम सबसे पहले देखेंगे। अध्रुवीय परावैद्युत की बात करेंगे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे। तो देखिए, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कैसे होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं की आकृति सममित होने के कारण उनके धनावेशों का केंद्र और ऋण आवेशों का केंद्र दोनों एक ही बिंदु पर संपाती होते हैं, तो ऐसे पदार्थों को अध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं। अध्रुवीय परावैद्युत जो होते हैं उनके एग्जाम्पल हैं जैसे H2, N2, O2, CO2, ये सारे अध्रुवीय परावैद्युतों के एग्जाम्पल्स होते हैं। इनमें क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं की आकृति सममित होने के कारण
उनके धनावेशों का वितरण केंद्र और ऋण आवेशों का वितरण केंद्र एक ही बिंदु पर संपाती होते हैं तो ऐसे परावैद्युत पदार्थों को अध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं। अब ये वितरण केंद्र जो मैं बोल रहा हूं, धनावेशों का वितरण केंद्र, ऋण आवेशों का वितरण केंद्र, ये क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो देखिए, इस पर आवेशों का केंद्र पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, 11वीं क्लास में हम पढ़ते हैं द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? वह बिंदु या जहां पर किसी वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान हम केंद्रित मान सकते हैं, तो उस बिंदु को हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं होता कि द्रव्यमान केंद्र पर वास्तविकता में द्रव्यमान उपस्थित हो ही। देखिए, जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे मान लिया कोई रिंग है, ये वलय है। अब वलय में पूरा द्रव्यमान यहां होता है, इसके रिंग में होता है, ये पूरी अंदर से खाली होते हैं रिंग जो होती है, लेकिन फिर भी इसका जो द्रव्यमान केंद्र होता है वहां इसके ज्यामितीय केंद्र पर ही होता है, जबकि यह वास्तविकता में कोई द्रव्यमान नहीं होता। तो सेम ऐसे ही आवेशों का केंद्र भी हम मानते हैं ऐसा बिंदु जहां पर संपूर्ण आवेश को केंद्रित माना जा सके, उसको हम आवेशों का केंद्र कहते हैं। अब देखिए, अध्रुवीय परावैद्युत जो होते हैं उनमें धनावेशों का केंद्र और ऋण आवेशों का केंद्र एक ही बिंदु पर होता है, इस कारण वो अध्रुवीय होते हैं। अब इसको हम समझते हैं अध्रुवीय परावैद्युत के किसी एक परमाणु की हम बात करें तो देखो कैसा होता है स्ट्रक्चर। जैसे मान लिया ये नाभिक है और पूरा प्रोटॉनों का आवेश यहां होता है और इसके चारों ओर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन कक्षाएं होती हैं। ये हमने मान ली। अब देखिए, पूरा का पूरा जो धनात्मक आवेश होता है, न्यूट्रॉन भी होते हैं नाभिक में, लेकिन उनका तो कोई आवेश होता नहीं, उदासीन होते हैं। अब यहां पर जितने भी प्रोटॉन हो उनका सारा धनात्मक आवेश नाभिक में होता है। तो नाभिक का जो जितने भी धनावेश हैं उनका केंद्र हम यहां पर मान लें, इसके इस बिंदु पर यहां पर केंद्र मान लें। अब इसके बाहर जो ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन कक्षाओं में होते हैं। इन कक्षाओं में ऋणात्मक आवेशित कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, जो कि नाभिक के चक्कर लगाते रहते हैं। अब देखिए, धनावेशों का केंद्र तो हमने यहां पर मान लिया है जितने प्रोटॉन है, लेकिन ऋणात्मक आवेशित जो कण हैं वो इन कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि यहां पर ये जो वलय होती है इसका द्रव्यमान केंद्र हम यहां मानते हैं, ऐसे ही ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं इन कक्षाओं में, तो इस कक्षाओं की त्रिज्या कहां है? यहां पर। इन कक्षाओं का केंद्र कहां है? यहां पर है। तो इन कक्षाओं का जो केंद्र है वहीं पर इन इलेक्ट्रॉनों का ऋणात्मक आवेश जो होता है उसका केंद्र भी हम यहीं पर मान लेते हैं। ठीक है, तो इन जो जितने भी ऋणात्मक आवेशित हैं उन सभी ऋणावेशों का केंद्र भी इसी बिंदु पर होता है, और जो यहां पर प्रोटॉन थे उनका केंद्र भी यहीं पर होता है। तो दोनों के ऋणात्मक आवेशों का केंद्र और धनात्मक आवेशों का केंद्र एक ही बिंदु पर होने के कारण ये अणु जो होता है या परमाणु जो होता है ये अध्रुवीय अणु कहलाता है। कैसा होता है? अध्रुवीय होता है। अब देखिए, अध्रुवीय अगर है तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण P जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? P = 0 होता है अध्रुवीय अणु का, कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता इनका। अब देखिए, जब इस अध्रुवीय अणु को जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तब क्या होता है? तो देखो, इस पर मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ये मैंने बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दिया। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है और नेगेटिव चार्ज पर विद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो ये जितने भी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो उसके अपोजिट फोर्स लगेगा, सभी इलेक्ट्रॉन्स पर इधर फोर्स लगता है। तो सभी इलेक्ट्रॉनों पर इधर फोर्स लगेगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सभी पर लगा देंगे हम। और धनात्मक आवेशित जो ये प्रोटॉन थे उन पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। तो देखिए, अभी जस्ट पहले विद्युत क्षेत्र आरोपित करने से पहले जितने भी ऋणात्मक आवेशित थे उनका केंद्र भी यहीं पर था और धनात्मक आवेशों का केंद्र भी यहीं पर था। तो ये अणु अध्रुवीय था। जैसे ही हमने विद्युत क्षेत्र लगाया तो इलेक्ट्रॉनों पर इधर, नेगेटिव आवेशों पर इधर और पॉजिटिव आवेशों पर इधर बल लगता है। तो उसके कारण क्या होता है, इनका जो वितरण केंद्र एक ही बिंदु पर था तो धनात्मक आवेशों का जो वितरण केंद्र होता है वो इधर शिफ्ट हो जाता है और ऋणात्मक आवेशों का इधर शिफ्ट हो जाता है। मतलब इनके जो केंद्र है कुछ विस्थापित हो जाते हैं। तो धनात्मक आवेशों केंद्र को मैं यहां निरूपित करूं और जितने भी इलेक्ट्रॉन है इन पर आवेश ऋणात्मक होता है तो इन सभी के ऋणात्मक आवेशों के केंद्र इधर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाता है। तो इसको माइनस से रिप्रेजेंट करूं, इनके बीच की कुछ डिस्टेंस हो जाती है और सपोज कोई भी दूरी 2a मान ली हमने, ये 2a दूरी से विस्थापित हो जाते हैं। तो अब जो अणु बना है ये कैसा हो जाता है? ध्रुवीय अणु हो जाता है, क्योंकि अब इसका डाइपोल मोमेंट हो गया और उस
डायपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण, उसकी दिशा किधर हो जाएगी, माइनस से प्लस की ओर, ये पी वेक्टर इधर हो जाएगी। तो ये हो जाता है ध्रुवीय अणु कहलाता है। इसको हम क्या कहेंगे, ध्रुवीय अणु। लेकिन ये ध्रुवीय अध्रुवीय से ध्रुवीय में किसके कारण बदला है, बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण। ठीक है, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण जब कोई अध्रुवीय अणु ध्रुवीय अणु में बदल जाता है तो इस घटना को हम ध्रुवण कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक हम कहेंगे। बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण अध्रुवीय अणु का ध्रुवीय अणु में बदलने की जो प्रक्रिया है, घटना है, उसको हम पोलराइजेशन कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। और ये जो हमें अणु मिलता है इसको हम प्रेरित विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, क्योंकि ये प्रेरण हुआ है इसका किसके कारण, बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण। ठीक है, तो ऐसे अणु, सिंपल एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, ऐसे अणु जिनके धनात्मक आवेशों और ऋणात्मक आवेशों का केंद्र एक ही बिंदु पर संपाती होता है वो अध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। उनके एग्जाम्पल ये रहे। अब इनको हम और देखते हैं, दूसरे डायग्राम से भी हम समझने का प्रयास करते हैं इनको। देखिए दूसरे डायग्राम से हम कैसे देख सकते हैं अध्रुवीय अणुओं को। अब अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं उनके जितने भी अणु होते हैं, प्रत्येक अणु जो होता है वो एक अध्रुवीय अणु होता है। और अध्रुवीय पदार्थ का एक हम ये टुकड़ा ले लेते हैं और उसमें कितने भी अणु हो सकते हैं, तो सभी अणु जो होते हैं उनके धनावेश और ऋणावेशों का केंद्र एक ही जगह होता है। तो प्लस और माइनस दोनों का केंद्र एक ही जगह मान लिया हमने। ऐसे काफी सारे असंख्य अणु हो सकते हैं, तो सभी का धनावेशों और ऋणावेशों का केंद्र क्या होता है, एक ही जगह पर संपाती होता है। तो ये प्लस माइनस जितने भी अणु मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं सभी का केंद्र एक ही बिंदु पर संपाती है, ये प्लस माइनस। अब देखिए ये इसमें हमने 6 अणु रिप्रेजेंट किए, काफी सारे हो सकते हैं। तो प्रत्येक अणु जो है उसके धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक ही बिंदु पर होने के कारण प्रत्येक अणु जो है उसका द्विध्रुव आघूर्ण भी शून्य होता है। अब प्रत्येक अणु का अगर द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है तो उसके कारण इस पूरे पदार्थ का भी द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है सामान्य अवस्था में, जब इस पर कोई विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं करते हैं, जब E का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो उस टाइम में इसका P जो होता है, P नेट इस पदार्थ का वो कितना होता है, 0 होता है। तो ये अध्रुवीय अणु है। अब देखिए जब मैं इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दूंगा तो विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर क्या होगा, सेकंड डायग्राम से हम समझते हैं कि इस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, तब क्या हो जाता है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर प्रत्येक अणु जो होता है उसके धनावेशों पर इधर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेशों पर विपरीत दिशा में बल लगता है। तो प्रत्येक अणु जो होता है वो एक ध्रुवीय अणु में बदल जाता है। कैसे, सपोज मैंने यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। अब उसके कारण क्या होता है, इस बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक अणु में एक द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। तो उसके कारण प्रत्येक अणु के जो धनात्मक आवेशित कण है वो इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणात्मक आवेशों पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लग रहा है। तो उसके कारण स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, प्लस इधर और माइनस इधर, इनके जो वितरण केंद्र एक ही जगह पर थे वो कुछ विस्थापित हो जाते, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो प्लस इधर हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, तो ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है। ये प्लस ये माइनस, ऐसे स्ट्रक्चर बन जाती है। अब देखिए हर एक अणु जो था वो एक अध्रुवीय अणु था, कब, जब हम उस पर कोई विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं करते। जैसे ही हमने विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया तो उसके कारण प्रत्येक अणु पर बल लगता है, तो प्लस विद्युत क्षेत्र की दिशा में और माइनस विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित होने के कारण उनके जो केंद्र हैं वो भी कुछ विस्थापित हो जाते हैं, संरचना कुछ इस प्रकार की हो जाती है। अब देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो ध्रुवीय अणु है, ये जो ध्रुवीय अणु है, इस ध्रुवीय अणु का नेगेटिव इसके पॉजिटिव को कैंसिल कर देता है, इसका नेगेटिव इसको पॉजिटिव कैंसिल कर देता है। लेकिन ये जो एंड पॉइंटों पर पॉजिटिव चार्ज हैं इन तीनों के, इनको कैंसिल करने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे इसके नेगेटिव को कैंसिल करने के लिए कुछ नहीं है। तो मैंने आपको अभी बताया था, ये हम बनाना चाहें, देखो ये प्लस इसको कैंसिल कर रहा है, ये प्लस इसको, ऐसे ये प्लस इस माइनस को, ये प्लस इस माइनस को, ये प्लस इस माइनस को, ये प्लस इस माइनस को। लेकिन ये जो नेगेटिव 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 है ये बच जाते हैं और इधर पॉजिटिव 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 बच जाते हैं। मतलब ये सिरे पर
नेगेटिव आवेश प्रेरित हो जाता है और इस सिरे पर पॉजिटिव आवेश प्रेरित हो जाता है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब परावैद्युत पदार्थ की परिभाषा बताई थी उस टाइम समझाया था। तो वो इस प्रकार से प्रेरित होता है कि इस सिरे पर नेगेटिव आवेश, इस पर पॉजिटिव, उसके कारण एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है जिसकी डायरेक्शन इधर से इधर होती है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी। तो देखिए अध्रुवीय अणु पर जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं तो वो भी एक ध्रुवीय अणु में बदल जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में हम देखते हैं ध्रुवीय परावैद्युत। पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं उनको हम समझते हैं। तो उससे पहले मैं इनको मिटा देता हूं। अब हम देखते हैं ध्रुवीय परावैद्युत। ध्रुवीय परावैद्युत, देखो कुछ परावैद्युत पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके अणुओं की आकृति असममित होने के कारण उनके धनावेशों का केंद्र और ऋणावेशों का केंद्र पहले से ही कुछ दूरी पर विस्थापित रहता है। इसलिए प्रत्येक अणु जो होता है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का वो एक ध्रुवीय अणु होता है। लेकिन प्रत्येक अणु तो ध्रुवीय अणु होता है, लेकिन पूरे पदार्थ का सामान्य अवस्था में जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो शून्य होता है। वो शून्य क्यों होता है उसको हम देखते हैं। देखो सामान्य अवस्था में जो ध्रुवीय अणु होता है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। चलो इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ध्रुवीय अणु होते हैं उनके एग्जाम्पल जैसे हमें NaCl, HCl, H2O, ये सारे क्या होते हैं? ध्रुवीय अणु होते हैं। इनकी संरचना हम बनाएं तो देखो H+ और Cl-। अब यहां से हम देखें तो ये नेगेटिव का और ये पॉजिटिव का, तो माइनस से प्लस की तरफ डाइपोल मोमेंट इधर हो जाता है। ठीक है, अब H2O का हम बनाए तो O-2 होता है और इधर हमने H+ ले लिया और इधर H+। H2 की संरचना हम बनाए तो देखो एक O-2 है, इसका हम -1 इसके साथ लें तो माइनस से प्लस की तरफ एक डाइपोल मोमेंट तो इधर हो जाएगा P1, और दूसरा यहां माइनस से प्लस एक डाइपोल मोमेंट इधर हो जाएगा P2। अब देखो दो वेक्टर हैं, एक इधर है एक इधर है, तो पैरेललोग्राम लॉ से नेट जो डाइपोल मोमेंट होगा वो नीचे की तरफ होता है, तो P नेट जो है वो इधर हो जाता है। ये P नेट इधर क्यों हुआ है बच्चों? हम पढ़ते हैं ना, जैसे मान लिया कोई भी दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है। ये जैसे हमारा इसी को हम देख लेते हैं P2 है और ये P1 इधर है। तो समांतर चतुर्भुज नियम हम पढ़ते हैं 11th क्लास में। देखो ये समांतर चतुर्भुज बना दिया मैंने। तो सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम क्या कहता है कि यदि दो सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं को दर्शाते हैं तो उनके कटान बिंदु से निकलने वाला जो विकर्ण होता है वो उनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए ये जो P नेट हमारा ऐसे हो जाता है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना था ध्रुवीय अणु क्या होते हैं कि ऐसे अणु या ऐसे पदार्थ जिनके धनावेशों का केंद्र और ऋणावेशों का केंद्र परस्पर कुछ दूरी पर विस्थापित रहते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम ध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया HCl का, NaCl का भी हम लिख सकते हैं Na+Cl-। ये H2O का हमने एग्जांपल देख लिया। ठीक है, तो ये थे हमारे ध्रुवीय अणु। अब सामान्य अवस्था में जब हम देखते हैं तो ध्रुवीय अणु, ध्रुवीय पदार्थ जो होते हैं उनके अणुओं की संरचना कैसी होती है? ये प्लस माइनस रैंडमली ये व्यवस्थित होते हैं ऐसे ही। इस प्रकार से ये कब होती है संरचना? जब E बराबर होता है 0। देखिए हम देख रहे हैं यहां पर ये ध्रुवीय अणु की संरचना है। तो ध्रुवीय अणु में हम देखते हैं कि इसका प्रत्येक अणु जो होता है इनके धनावेश और ऋणावेशों के केंद्र परस्पर कुछ दूरी पर है, तो प्रत्येक अणु तो ध्रुवीय अणु की तरह व्यवहार करता है। जबकि हमने अध्रुवीय में देखा था कि उसका प्रत्येक अणु भी अध्रुवीय अणु होता है और पूरे पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण भी शून्य होता है। जबकि ध्रुवीय परावैद्युत में ऐसा नहीं होता है। ध्रुवीय परावैद्युत में प्रत्येक अणु तो एक ध्रुवीय अणु होता है, लेकिन पूरे पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है P नेट वो 0 होता है। वो 0 क्यों होता है? देखिए जैसे ये अणु है, इसका माइनस से प्लस, इसका डाइपोल मोमेंट इधर हो जाता है, इसका इधर हो जाता है। इस पदार्थ का हम देखें तो माइनस से प्लस ऊपर की तरफ हो जाएगा, इसका हम देखें इस माइनस से प्लस इसका इधर हो जाएगा। तो देखो ये आपस में, जैसे इस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण
इस नीचे वाले अणु के द्विध्रुव आगुण इसका किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो देखो इसके द्विध्रुव आगुण की दिशा इधर है, इसके इधर है, इसलिए ये अणु के जो द्विध्रुव आगुण होते हैं आपस में एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इस कारण पूरे पदार्थ का जो नेट द्विध्रुव आगुण होता है वो 0 होता है, लेकिन प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आगुण होता है, ध्यान रखना है। जबकि अध्रुवीय में प्रत्येक अणु का भी द्विध्रुव आगुण 0 और पूरे पदार्थ का भी 0 होता है सामान्य अवस्था में, लेकिन ध्रुवीय में यहां ऐसा नहीं है। अब देखिए पूरे पदार्थ का नेट द्विध्रुव आगुण 0 होता है। अब जब मैं इस पर विद्युत क्षेत्र अप्लाई करता हूं तब क्या होता है, देखिए तो देखो इस पर जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं तो उसके कारण क्या होगा, अब प्रत्येक अणु जो होता है एक ध्रुवीय अणु है, एक द्विध्रुव की तरह व्यवहार कर रहा है, ध्रुवीय अणु है। तो हम पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी द्विध्रुव को, विद्युत द्विध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क कार्य करता है, बल आघूर्ण काम करता है, जो उसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करता है। और उस टॉर्क की वैल्यू भी हम यहां पे हम पढ़ते हैं PE sin थीटा होती है, ठीक है। तो देखो बाह्य विद्युत क्षेत्र मैंने इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया E, ठीक है। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर हमें पता है कि जैसे ये डायपोल है, इसके प्लस पर इधर फोर्स लगेगा और माइनस पर इधर फोर्स लगेगा। उसके कारण ये क्या होगा, इन दोनों फोर्सों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होने के कारण इनकी, ये इस लाइन में लग रहा है, ये इस लाइन में लग रहा है, इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग होने के कारण इस पर एक बलागुण लगता है जो इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमा देता है। ऐसे सारे पर बलागुण लगेगा और सारों के प्लस जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, क्योंकि प्लस के ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा और माइनस पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है। तो संरचना कुछ इस प्रकार की हो जाती है, प्लस माइनस प्लस माइनस और ये प्लस माइनस, ऐसे ही प्लस माइनस, ये इस तरीके की संरचना हो जाएगी। क्योंकि बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण जितने भी ये ध्रुवीय अणु थे वो एक दिशा में संरेखित हो जाते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा में, सभी का प्लस विद्युत क्षेत्र की दिशा में, माइनस विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो जाता है बल आघूर्ण लगने के कारण। अब देखिए ये जो ध्रुवीय अणु है, इस ध्रुवीय अणु का जो नेगेटिव है इसके पॉजिटिव कैंसिल, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव कैंसिल कर देता है, लेकिन इस पॉजिटिव को कैंसिल करने वाला कोई नहीं है इधर, और इसको कैंसिल करने वाला माइनस को कोई नहीं है। तो उसके कारण देखो ऐसे इनमें भी, ऊपर वालों में भी और नीचे वालों में भी ऐसा ही हो जाता है। तो यहां पर भी हम देखते हैं तो देखो ये जो ऋणात्मक आवेश है इधर, और इधर जो हम देखें तो ये इधर धनात्मक आवेश बच जाता है, तो इधर प्लस सिग्मा आवेश प्रेरित हो जाता है, इधर माइनस सिग्मा। तो प्लस से माइनस की तरफ एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा चुका था। तो इस प्रकार से जो ध्रुवीय अणु होते हैं उनका भी सामान्य अवस्था में नेट द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, लेकिन जब उनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वो ध्रुवीय अणु जितने भी थे वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं और पदार्थ में एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। यहां पर P नेट जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार की संरचना होती है जब हम ध्रुवीय परावैद्युत पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं ध्रुवण की। तो किसी भी अध्रुवीय अणु पर या अध्रुवीय परावैद्युत पर जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर वो एक ध्रुवीय अणु में बदल जाता है। उस ध्रुवीय अणु में बदलने की जो परिघटना है उसको हम क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। और वो जो बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण हमें ध्रुवीय अणु मिलता है उसको हम प्रेरित विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका परावैद्युत पदार्थ, उसके परावैद्युत पदार्थ के प्रकार, अध्रुवीय और ध्रुवीय, और फिर ध्रुवण हम देखते हैं। इसके बाद में आता है ध्रुवण सदिश। इसके बाद में क्या आता है, ध्रुवण सदिश हम देखते हैं। ध्रुवण सदिश क्या होता है, देखिए बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण ये पदार्थ में द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया, इस पूरे पदार्थ के अंदर एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को ही ध्रुवण सदिश कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, परिभाषा में बोल रहा हूं, बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को ही ध्रुवण सदिश कहते हैं, ठीक है। और इस ध्रुवण सदिश का जो मान होता है इसको P से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल P से, P वेक्टर, ये स्मॉल p हमारा द्विध्रुव आघूर्ण होता है और ये ध्रुवण सदिश होता है। तो ध्रुवण सदिश रैखिक समदैशिक पदार्थों के लिए, अब ये रैखिक समदैशिक परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं,
देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे रेखिक समदैशिक परावैद्युत पदार्थ। किसे कहते हैं? तो देखो ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनमें जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है तथा उस विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनमें उत्पन्न प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है और उसी की दिशा में होता है, तो ऐसे पदार्थों को रेखिक समदैशिक परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो बच्चों रेखिक समदैशिक परावैद्युत पदार्थों में ध्रुवण सदिश जो होता है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। मतलब P जो होता है ये वाला, ये P जो है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। अब समानुपाती के चिन्ह को हम हटाते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? P इज इक्वल टू काई E इंटू E, जहां पर ये काई E जो है ये समानुपाती नेतांक है जिसे विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? विद्युत प्रवृत्ति, और ये विमाहीन कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में परावैद्युत पदार्थों के बारे में और ध्रुवण के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त की है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो। धन्यवाद।